आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब जनता पूरे टैक्स देती है, सारी चीजें करती है, तो वो मिलावटी का पैसा क्यों देगी? हाल ही में आपने संजय नगाई जी का पॉडकास्ट किया, बहुत बढ़िया था। आपको एक सवाल उनसे पूछना था कि हाल में ही अभी कई जगह पर, मतलब कटनी के आसपास आप मझगवा देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर सलिमनाबाद है, जहाँ जहाँ आसपास में वेयर हाउसेस थे, सब जगह धान में, गेहूं में रोपे आ गए, रखे हुए बाहर बोरों में रखे रखे पौधे निकल आए। ये क्यों? आप चेयरमैन के पद पे बैठे हुए हैं, ये किसकी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये चीजें भाजपा से पूछने के लिए है, ये आपको पूछना चाहिए था उनसे। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? जो अनाज है, जो राशन में सप्लाई हो रहा है, वो 3-3 महीने राशन की सप्लाई नहीं होती। आप बोलते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यदि महिला सशक्त बनती है तो 6-6 महीने आप लोग उसका पेमेंट नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी में अगर सशक्त बनती है, आप 6-6 महीने उनका पेमेंट नहीं करते हैं। आप जनता को कामचोर बना रहे हैं, आप उनको मेहनत करना नहीं सिखा रहे। आप कह रहे तू बैठ, ये ले 1500 रुपए और उसमें अपना घर चला। तो जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाए? क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल नहीं रही है। इससे आप क्या कर रहे हैं? हमारी महिला बहनों का मोरल डाउन कर रहे हैं। वो सोच रही है हम काम करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वहां जाके भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और अगर हमने किसी से शिकायत करी तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज 6 महीने की बच्ची भारत में सेफ नहीं है। स्थितियां ये है यहाँ सुरक्षा की। आपका सवाल नगर निगम से या प्रीति सूरी से? देखिए, मेरा सवाल प्रीति सूरी से नहीं है, मेरा सवाल मेयर की कुर्सी में बैठे हुए प्रतिनिधि से है। अब वो इस समय प्रीति सूरी बैठी है तो आप कह सकते हैं। तो आपने बातें की हैं प्रीति सूरी मैडम? कई बार, अरे हम लोग विपक्ष में बैठ के हम लोग बाहर आए दिन इसी चीज के धरने हो देते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, हाल में ही जब हमने नगर निगम के बाहर मटका बजाते हुए गंदे पानी के लिए प्रदर्शन किया, तो वहां कोई हम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। नगर निगम कमिश्नर, जो स्वयं एक महिला है, तपस्या परिहार जी, पूरी महिलाएं बाहर बैठी थी और वो किनारे से निकल गई। तो आपने बातें की हैं प्रीति सूरी मैडम? कई बार, अरे हम लोग विपक्ष में बैठ के हम लोग बाहर आए दिन इसी चीज के धरने हो देते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, हाल में ही जब हमने नगर निगम के बाहर मटका बजाते हुए गंदे पानी के लिए प्रदर्शन किया, तो वहां कोई हम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। नगर निगम कमिश्नर, जो स्वयं एक महिला है, तपस्या परिहार जी, पूरी महिलाएं बाहर बैठी थी और वो किनारे से निकल गई। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। रजनी जी प्रदेश सचिव है, महासचिव है। इनका एक एनजीओ भी चलता है, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गई आप फिर से। सो कैसा लग रहा है? नॉट अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि काफी मेहनत करी है मैंने इतने दिन, और वापस जिला अध्यक्ष बनने पे फिर से अब दुगनी रफ्तार से मेहनत करनी है मुझे, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए और समाज के लिए। तो बेहद खुशी का मौका है आज, और आज ही आपके यहाँ मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है, तो दुगनी खुशी है आज तो मैम, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, खास करके फीमेल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना, फीमेल सेगमेंट में ये बहुत बड़ा एक पोस्ट होता है। तो कैसा रहा अभी तक का सफर? पॉलिटिक्स में मैं पहली बार जिला अध्यक्ष 2022 में बनी थी, और तब से लेके अब तक अपने दायित्व निभाती आ रही हूँ, और बहुत ही अच्छा सफर था। क्योंकि वैसे तो आप लोगों के हिसाब से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन हम अपने को देखते हैं एक सेवक के रूप में, एक समाज के प्रति हम, हमारे पास एक पावर हो जाता है कि हम एक पावर के साथ किसी की हेल्प कर सकें। क्योंकि निश्चित रूप से कोई चीज़ जब आप सामान्य रूप से करते हैं तो उसमें आपको एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन यदि आप किसी पावर के साथ किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए तो मेरा ये पॉलिटिक्स का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है, और लिटरली अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है जिसको मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। पॉलिटिक्स में 2008 से मैं आई, इसके पहले मैं टीचर थी, और काफ़ी प्रोफेशन चेंज होते होते मैं अचानक पॉलिटिक्स में आई। 2008 से मैं उस समय बैंक में थी, मैं बैंकर भी रह चुकी हूँ,
उसके पहले मैं टीचर थी, फिर मैंने प्रोफेसरशिप भी किया, एक कॉलेज में पढ़ाया भी। देन आफ्टर मैंने बैंक ज्वाइन किया, और बैंक में रहते रहते ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और धीरे 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 होते 2014 तक मैं पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई, और छोटे छोटे पदों से निकलते हुए आज जिलाध्यक्ष के पद पे पहुंची 2022 में। और आज पुनः एक बार जिलाध्यक्ष नियुक्त हुई। मेरे शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, दृष्टि या विजन के नाम से, जो कि स्पेसिफिक मैं एनिमल्स के लिए करती हूँ। एक्चुअली मैं एनिमल लवर हूँ, तो एनिमल्स के लिए मैं अपने एनजीओ से उनकी हेल्प करती हूँ। उनकी दवाइयाँ, उनको बीमारियाँ जो उनको होती हैं उसके लिए सारी चीज़ें, लगभग लगभग मेरे आसपास के सब लोग ये जानते हैं। इवन दो मेरे घर में भी नहीं, मैंने रोड साइड के बहुत सारे डॉग्स पाल रखे हैं, उन सब की सेवा करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने समाज में भी जिलाध्यक्ष हूँ, महिला जिलाध्यक्ष हूँ। अपने समाज का भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से मैं उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो ओवरऑल ईश्वर की कृपा हमेशा मुझ पे रही है। और शुरू से मेरा जो रुझान था वो समाज के प्रति था, तो वो मैं करती हूँ, उनकी हेल्प मैं हमेशा करती रहती हूँ। जितना मुझसे बनता है वो सारे काम मैं करती हूँ। और पॉलिटिक्स में एक तरफ से रुझान का मेरा एक रीजन और भी था, कि मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो आप नॉर्मली बहुत कठिनाई नॉर्मल एक व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन जब आप किसी पावर में आते हैं, किसी पोस्ट में आते हैं, तो वो चीजें आपके लिए दूसरों की अपेक्षा थोड़ी इजी हो जाती हैं। और बीइंग अ वुमन, मुझे हमेशा से ये चीज लगती है कि अगर आप कुछ किसी महिला की मदद करना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस और पावर दोनों की जरूरत होती है। तो इसलिए भी मैं पॉलिटिक्स की तरफ और आगे बढ़ती गई, और आज जो मेरा राजनीतिक सफर है वो आप लोगों के सामने है। आज फिर से एक बार जिलाध्यक्ष बनी हूँ, प्रदेश महासचिव भी अभी मैं 3 महीने पहले बनी हूँ। और इस तरीके से मेरा सफर अब तक का तो बहुत ही अच्छा था। आपने एनजीओ का जी जिक्र किया, जी। क्या नाम है आपके एनजीओ? मेरे एनजीओ का नाम है दृष्टि अविजन। ये मैंने कितना अभी समय हो गया? वैसे तो मैं ये एनिमल्स के लिए मैं और मेरा भाई हम लोग हमेशा ही करते थे, लेकिन अभी 3 साल पहले मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और अब मैं उसको ऑफिशियली पूरा वो करती हूँ, अपने ही उस पे कर रही हूँ। और एनिमल्स के लिए स्पेशली उसमें मेरा वो रहता है, हालांकि मैंने उससे गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई है, बच्चों की भी हेल्प करती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक जो मेरा उसको रजिस्टर्ड करवाने का मोटो था वो था एनिमल्स की सेवा करना। तो उसके थ्रू ज्यादातर मैं वही करती हूँ। तो ये आप खुद से कर जी रही हो हाँ, इसको, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अपने खुद के उससे कर रही हूँ। या फिर लोगों का कुछ नहीं, अभी सपोर्ट इसमें लेना है? कुछ भी नहीं है। अभी जब हमारा रजिस्टर्ड हुआ है, 3 ही साल हुए हैं उसको रजिस्टर्ड हुए, हमारे एनजीओ को। तो अभी तो फिलहाल हम अपना खुद ही कर रहे हैं, और उसमें एनिमल लवर्स जुड़ते ही जा रहे हैं, साथ साथ जितने भी वो होते हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आजकल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है लोगों को एनिमल्स के लिए, उनके लिए जो लोग उनके प्रति जो क्रुएलिटी करते हैं उन सब के लिए, तो वहां सब हम लोग खड़े होते हैं और एनिमल्स को बचाते हैं। बिग स्टेप। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो भागीदारी है हम्म। वो कम है, या फिर अगर कम है तो उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या महिलाओं को और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी सेफ्टी है इसमें, क्योंकि एक सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है कहीं बिल्कुल ना कहीं पॉलिटिक्स में फॉर फीमेल, और घर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है अगर पॉलिटिक्स की बात है तो। ठीक बात है। देखिए, इसमें मैं आपसे ये कहूंगी कि आज भी अ, हमारे समाज में पॉलिटिक्स को महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है, ये टोटल डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। यदि आप अपने आप में सक्षम हैं, अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रख सकते हैं, यदि आप ये जज्बा रखते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, आप अपने शहर के लिए करें, तो निश्चित रूप से आपको पॉलिटिक्स पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब ये मेरा अपना अनुभव है। और रही सहयोग की बात,
तो हाँ, पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पुरुष होते हैं जो अपनी महिलाओं को बाहर नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे भाई का मुझे बेहद सपोर्ट है और मुझे ऐसा लगता है अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। ये भी बहुत एक बड़ा वो होता है, क्योंकि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। व्यक्ति कहता है नहीं पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि यदि आप अपने आप को पूरी डिसेंसी से, पूरे कॉन्फिडेंस से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इतने प्रेजेंटेबल हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। अब दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि महिलाएं अब भी पॉलिटिक्स में पीछे हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हालांकि अब सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है बहुत सारी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी महिला कांग्रेस की टीम ना होती। वो सब पॉलिटिकल सिनेरियो को ही बताती है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं लोगों को पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स को लेके नेगेटिव भ्रांतियां होती हैं। लेकिन मैं महिलाओं को ये चीज कहना चाहूंगी कि यदि आप पॉलिटिक्स में आते हो तो इतना मतलब जो भी आप करो वो अपने कॉन्फिडेंस, अपने दम पे करो। यदि आप अति महत्वाकांक्षा बताते हैं किसी चीज के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके रास्ते गड़बड़ होते हैं। लेकिन यदि आप मेहनत और अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज को करते हैं, तो आपका रास्ता बिना इधर से उधर घूमे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए पावर बहुत जरूरी है, जो आपके पॉलिटिक्स में है। तो आपको भी, अगर आप कहीं पर भी ये जज्बा रखते हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए करना है, तो आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। कोई आपके पास ऐसी रणनीति है जिससे आप और महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकती है? फॉर कांग्रेस से हैं आप, और 2029 में चुनाव भी है, तो कुछ तो रणनीतियां चल रही होंगी कांग्रेस की भी। बिल्कुल, रणनीतियां तो देखिए बनाई ही जाती हैं किसी भी चीज के लिए। लेकिन मुझे, मतलब मैं क्योंकि सोशल वर्क से लगभग 20-22 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं महिलाओं के भी ग्रुप्स हैं और जो आपके सोशल ग्रुप्स हैं उनसे भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। और मैं उनको सिर्फ जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं या छोटे वो होते हैं, मैं कभी उनको ये नहीं बोलती आप पॉलिटिक्स में जुड़ो। मैं बस उनको ये कहती हूँ आपको कहाँ जरूरत है आप मुझे बताओ। और जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप ये काम करोगे तो आप निश्चित रूप से खुद कर पाओगे, आपको मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने के नाते ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने साथ की महिलाओं को सशक्त करूं, उन जगहों पर पहुंचूं जहां महिलाओं को अपने अधिकार ही नहीं पता है। आप समझिए इस चीज को कि आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बस इतना जानती हैं कि सरकार हमको इस ये योजना, मतलब इस योजना का हमको पैसा देगी। ना उसको ड्रॉबैक पता होते हैं, ना उसको ये पता होता कि अगर हम इसकी जगह ये दूसरी योजना करेंगे तो इसमें हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने अपने आप को बहुत मजबूर मानती हैं कि यार दीदी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे काम करूं। तो उसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, ये सब चीजें जब आप जाकर उनको बताते हैं, ऑटोमेटिकली जब आप किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं ना, आप उससे जुड़ते जाते हैं। और एक नहीं, उसके साथ आपके साथ 4 लोग जुड़ते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। आप एक की मदद कीजिए, 4 अपने आप जुड़ते हैं, तो अपने आप मैंने, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन जगहों पे मैंने हमेशा काम किया है। तो निश्चित रूप से इसको ही मैं और आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे मैं उनकी मदद भी कर पाती हूँ और मैं अपने लिए एक अच्छा ग्रुप भी तैयार कर पाती हूँ। कुछ बताना चाहिए कि महिलाओं का जो ये कांग्रेस का जो समूह है, उसमें कांग्रेस कैसे काम करती है देखिए हम फॉर लोगों का, वुमेन एम्पावरमेंट भी, लोगों के लिए भी, और खास करके जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोगों को हमेशा ऊपर से दिशा निर्देश होते हैं कि महिला कांग्रेस को ये कार्यक्रम करने हैं, वो तो हम करते ही हैं। साथ में हमारी महिला कांग्रेस की बहनें बहुत छोटी छोटी जगह जाकर भी महिलाओं से मिलती हैं, उनके साथ बैठती हैं। हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे अभी हरियाली तीज आएगा, या सावन के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। मैं अपने एनजीओ से जुड़ के महिला कांग्रेस की महिलाओं को लेकर भी होली का प्रोग्राम करते हैं, या बस्तियों में जाकर प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरीके से हर महिला को अपना काम करने के लिए एक जगह मिलती है कि यार दीदी हम ये काम कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम अलग अलग महिलाओं की हेल्प करके उनको अलग अलग जगह डालते हैं। क्योंकि देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, हर महिला को इजाजत नहीं होती राजनीतिक शब्द या राजनीतिक रूप से राजनीति में एंटर करने की। बहुत सारे लोगों में अभी भी होती है। तो उनको हम सामाजिक रूप से स्थापित करते हैं कि आप राजनीति में मत आइए, लेकिन आप इस तरीके से बैठकर भी हेल्प कर सकते हो।
जरूरी नहीं है कि अगर आपको परमिशन नहीं है तो आप राजनीति में ही आके वो चीजें करो, लेकिन जब आप किसी की हेल्प कर पाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता जाता है और आप उस जगह पे पहुंच पाते हो एग्जैक्टली जहां आपको जाना होता है। तो हमारी महिला कांग्रेस इन छोटी छोटी चीजों पे बहुत काम करती है कि किस तरीके से एक हम किसी की हेल्प करते हैं। इवन तो आप यकीन मानिए, बहुत सारी महिलाएं हमारी जो पद में नहीं भी है, वो अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मोहल्ले में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाकायदा उनसे कन्वर्सेशन करती हैं, मुझे कॉल करती हैं, दीदी इसके साथ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, या इसके साथ थाने का प्रॉब्लम है, या इसके बच्चे को पढ़ाने का प्रॉब्लम है, या जबलपुर में कोई प्रॉब्लम है, आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी महिलाओं से हम मिलकर उनकी हम हेल्प करते हैं। वो भले ही हमारे उसमें नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी एक छाप उन तक छोड़कर आते हैं कि हम आपके लिए हैं, और हमारा पूरा ग्रुप इसमें काम करता है। तो वो हमारे लिए आगे के लिए भी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम अपने आप में उस चीज को करके बहुत खुश होते हैं कि हम किसी की हेल्प कर पाए। एक बात बताइए, बेरोजगारी और महंगाई पर महिलाओं का कितना बड़ा प्रभाव हुआ है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका महिलाओं को क्या, पूरे भारत पे ही भारी दुष्परिणाम इन चीजों के देखने को मिले हैं। सभी होम लोगों की मिनिस्टर तो महिलाओं को ही बोलते हैं हम लोग। वही इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि महिलाओं की कमर टूटी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, देखिए सरकार माने ना माने, लेकिन इन दोनों मुद्दों में वो पूरी तरीके से फेल है। इसका सीधा साधा उदाहरण आप सड़कों पे उतरे हुए युवाओं को देख लीजिए। उसमें सिर्फ वो युवक नहीं थे जिनके नीट के पेपर्स लीक हुए या कुछ हुआ। आप देखिए उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये स्थिति क्यों आती है? जब व्यक्ति, आसान नहीं होता है, अगर आपको एक छोटी सी चोट लग जाती है तो आप चीख पड़ते हैं, और खुद को हार्म करना, अपनी जान दे देना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो आप समझिए कि मेंटल लेवल आज के युवक का कहाँ है, कहाँ जा रही है आज की जनरेशन। इतना पढ़ने के बाद भी अभी आप देखिए बहुत सारी न्यूज आती है, नौकरी नहीं मिली, ठेला खोल लिया, नौकरी नहीं मिली, खेती करने आ गए, नौकरी नहीं मिली, सुसाइड कर लिया, नौकरी नहीं मिली, चोरी चमारी कर रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जिस छोटी सी जगह पर बैठी हूँ, जिस कटनी में बैठी हुई हूँ, मैं विश्व की बात नहीं करती, मैं अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखती हूँ कि किस तरीके से युवा आज का मेंटली हैराश है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप मेहनत करो आगे बढ़ोगे, 100%। लेकिन ये नीट का पेपर में जो लोग जिन लोगों ने सुसाइड किया, वो वही लोग थे जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने दिन रात जागा, जिन्होंने अपने माँ बाप के संघर्ष को देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत करके, आप देख रहे हैं दिन पे दिन एजुकेशन की जो फीसेज हैं, एजुकेशन के जो खर्चे हैं, वो इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि पेरेंट्स उसके तले दबते चले जा रहे हैं। और फिर जब वो बच्चा उस पढ़ने के बाद, फीस जमा करने के बाद, कोचिंग लेने के बाद, और जब वो उस तरीके के एग्जाम देता है और ऐसे पेपर लीक होते हैं, तो उसके मेंटल स्टेटस कैसे होते होंगे। आज आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। तो एक भूखा व्यक्ति यदि किसी भी चीज का हो, अगर हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल लें, तो एक भूखा व्यक्ति यदि आप उसके सामने थाली रखेंगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या उसको खाना नहीं देंगे, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरे मैनर्स के साथ बैठेगा, मैनर्स के साथ आपको बात करेगा? और वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो तो धीरे धीरे बढ़ के सीख भी जाएंगे। लेकिन आज वास्तव में स्थिति क्या है, इस चीज से आप आंख नहीं मूंद सकते। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आप देखिए, महंगाई में सिर्फ रेट नहीं बढ़ा है। आप पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, आप महिलाओं की बात करते हैं, किसी भी महिला के पास आप जाके बैठिए, किचन का एक एक चीज, हर चीज महंगी हो चुकी है। जिन चीजों को आपने कहा जीएसटी घटाई, आपने ये तो कह दिया जीएसटी घटाई, लेकिन हर कोई आज भी इतना अवेयर नहीं है। आप देखिए जो पैकेट, महाकोश के तेल का जो पैकेट 1 लीटर का आता था, आज वो 700 ग्राम का आ रहा है। रेट उतना ही है, उसका जो अंदर का मटेरियल है वो कम कर दिया। अब जो अवेयर महिलाएं हैं वो तो देख रही हैं कि अरे इससे 1 लीटर खरीद रहे थे, वो 700 ग्राम का आ रहा है। ठीक है, आप आटा लेने जाते हैं, आप चावल खरीदते हैं, आप घर के जो आपकी डेली नीड्स की चीजें, सब चीज देखिए आप कहाँ पहुंच रही है। और हम ये भी कहते हैं आपसे कि ये जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, गेहूं, चावल, दाल, इन चीजों का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, पर भ्रष्टाचार की भेंट बराबरी से चढ़ी है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो आपके वेयर हाउसेस हैं,
जो राशन के लिए गेहूं जाने वाले हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भोपाल में, इंदौर में, कई जगह पे वेयर हाउसेस में जब वो गए, वहां के गेहूं में बालियां निकल, वो गेहूं में जो पीक गई, वो बोरी से उसके पेड़ छोटे 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 निकल आए। वो किसके हक का गेहूं जा रहा है, किसके हक की चीजें जा रही हैं? आप इस तरीके से जो चीजें हैं आपकी, और वो महंगाई जो बढ़ रही है, वो यही है। आप जो दे रहे हो, आप जो फ्री में दे रहे हो, वो भी आप सड़ा के दे रहे हो। और वो दे जा कहां से रहा है? वो हमारे टैक्सेस से जा रहा है। अब वो वहां पर खराब हो रहा है तो आप यहां से वसूल रहे हैं। तो महिलाएं तो पूरी तरीके से बेचारी महंगाई के बोझ से इस समय दबी हुई है। आप गैस ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, आप अनाज ले लीजिए, महिलाओं की सबसे प्रमुख श्रृंगार की सामग्रियां ले लीजिए, आसमान छूती हुई जा रही हैं। सोने चांदी के भाव ले लीजिए, मतलब सब चीजों में महिलाएं तो इस समय लिटरली इतना ज्यादा परेशान है कि अगर आप कहीं से महिलाओं को कुछ योजनाएं दे भी रहे हैं तो उससे डबल आप उससे वसूल रहे हैं। और निश्चित रूप से अब महिलाएं इस चीज के लिए अवेयर हैं, और जब भी आप महिलाओं के बीच में जाते हैं तो इस विषय में वो जरूर बोलती हैं कि महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, और उस महंगाई के चरम सीमा पे होने के बावजूद भ्रष्टाचार और उसमें मिलावट इतना ज्यादा है कि वो महंगी चीज खरीद कर भी हम शुद्ध चीज नहीं ले पा रहे हैं। आप पेट्रोल की चीजें ले लीजिए, आप महिलाओं को स्कूटी बांटी आपने, पेट्रोल रेट आपने इतना हाई कर दिया कि वो कहां से लेंगे, ठीक है। आप पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने लगी, गाड़ियां बैठने लगी। आज न्यूज एक मैंने पढ़ी कि अब एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो आपको कम में मिलेगा। कम में मतलब दैट मीन जो अभी रेट चल रहा है 110 112 जो भी चल रहा है 115, और प्योर जो पेट्रोल है वो आपको ज्यादा रेट में मिलेगा। आप मुझे बताइए, जब जनता पूरे टैक्स देती है, सारी चीजें करती है, तो वो मिलावटी का पैसा क्यों देगी? आप प्योर क्यों नहीं देंगे? इस चीज को आप बताइए। आप जब चुनाव के लिए आते हैं तो आप इसी मुद्दे पे बात करते हैं, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। आपने उज्ज्वला सिलेंडर फ्री दिया, लेकिन सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए कि वो बेचारे उज्ज्वला सिलेंडर के नीचे लकड़ी लगाकर और वो कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये सब चीजें तो इस समय बहुत ही बुरी तरीके से फैली हुई है। निश्चित रूप से इन चीजों पर बोलना और जनता को इन चीजों पर सड़क पर उतरना आज की डेट में मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इन चीजों से सफर। हाल ही में आपने संजय नगाई जी का पॉडकास्ट किया, बहुत बढ़िया था। आपको एक सवाल उनसे पूछना था कि हाल में ही अभी कई जगह पर, मतलब कटनी के आसपास आप मझगवा देख लीजिए, जहां जहां पर सलिमनाबाद है, जहां जहां आसपास पे वेयर हाउसेस थे, सब जगह धान में, गेहूं में रोपे आ गए, रखे हुए बाहर बोरों में रखे रखे पौधे निकल आए। ये क्यों? आप चेयरमैन के पद पे बैठे हुए हैं, ये किसकी, इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरीके से आप धान गेहूं आप बर्बाद करते हैं तो महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़नी है, क्योंकि आप इस तरीके से बर्बाद करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो निश्चित रूप से जो प्रोडक्शन जितना हुआ है उसका आधा प्रोडक्शन रह गया, और उसको महंगे रेट में हम और आप खरीद रहे हैं। ये भी मैं एक महिला होने के नाते आपसे ये सब कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मैं एक महिला हूँ, मैं एक घर भी चलाती हूँ, और हाल ही में बहुत सी महिलाएं हमारे पास इस चीज को लेके आई, दीदी इतना रेट बढ़ रहा है, हम कैसे अपना घर चलाएं, क्या करें? जितनी संभव मदद होती है हम करते हैं, लेकिन आज हम सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कान बंद करके बैठे हैं। तो ये चीजें भाजपा से पूछने के लिए है, ये आपको पूछना चाहिए था उनसे। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? जो अनाज है, जो राशन में सप्लाई हो रहा है, वो 3-3 महीने राशन की सप्लाई नहीं होती। लोग, आप एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों को खाना दे रहे हैं, उनको राशन फ्री में दे रहे हैं, और 3-3 महीने आप नहीं देते। एक घर में मिनिमम अगर आप रखते हैं तो 4 से 5 लोग एक घर के सदस्य होते हैं, आप राशन में क्या दे रहे हैं? 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, आप इतने में अपना घर चला के बताइए। आप बताइए मुझे, 1 किलो नमक आपने दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया, 5 किलो आपने चावल दे दिया, आपने कहा इसमें घर चला लो। कौन इतने में घर चला सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं भाई। उसके बाद आप तेल लग रहा है, उसके बाद मसाले लग रहे हैं, सब के ये आप किसको दे रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे वालों को दे रहे हैं ना। उस खाने को पकाने के लिए भी उनको गैस चाहिए, उस खाने को पकाने के लिए मसाले चाहिए, उस खाने को पकाने के लिए तेल चाहिए। ये इनके दाम इतने चरम सीमा पर हैं कि वो बेचारे खरीद भी नहीं पाते। आप कहते हैं गरीबी दूर कर रहे हैं, आप कहाँ गरीबी दूर कर रहे हैं? नहीं, आप गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, आप केवल
तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपको खाना दे रहे हैं, और पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसको बनाने में जो सामान लग रहा है उसके रेट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे करेंगे। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भाजपा के उन समस्त जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर उनको और कष्ट में डाल रहे हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप उनको रोजगार दें, आप उनको काम दें। आप देखिए कटनी जैसे शहर में, मैं क्योंकि कटनी से एक बहुत छोटी सी कार्य करता हूं, मैं कटनी की बात करती हूँ। कटनी जैसे शहर में जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, जो छोटे छोटे काम करती हैं, हमारी रसोईया बहनें जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, आप देखिए हाल ही में कटनी में इन सब लोगों ने मिलकर समय समय पर रोड में आकर और प्रदर्शन किया। कारण आप जानते हैं, उसका कारण है कि उनको उनके काम का तनख्वाह नहीं मिल रही है। राशन उनको मिल रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से पाएंगे वो सब बनाने के लिए। और आप 3-3 4-4 महीने की उनकी तनख्वाह रोके हुए हैं। आप लाडली बहना का पैसा देते हैं, लेकिन वो बहनें जो अपना पूरा समय काम में दे रही हैं, आप उनका पैसा रोक रहे हैं। वो कहाँ से काम करेंगे? और आप कितना ही पैसा देते हैं उनको, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। लाडली बहना में आपने 3,000 देने की बात करी थी, आप 1,500 देते हैं। क्या आप 1,500 में घर चला सकते हैं? कौन चला सकता है 1,500 में? मैं जानना चाहती हूँ भाजपा के हर उस नेता से, हर उस समर्थक से, हर उस महिला से कि आपकी आमदनी के सारे सोर्स कम खत्म करते हैं हम, रोकिए उसको, 1 महीने के लिए राशन का सामान लीजिए और वही 1,500 रुपए में आप घर चलाकर बताइए। बंद कीजिए तुष्टीकरण की राजनीति, ये बहुत बुरी है। और निश्चित रूप से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे भारत की जनता इन चीजों से बेहद रूप से पीड़ित हो रही है और गर्त की तरफ जा रही है। आप ऐसा करके महिलाओं को तो दुखी कर ही रहे हैं। उनके परिवार में जो पुरुष हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं, वो आज बेचारे किस तरीके से अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। उस अभाव में या तो वो सुसाइड करते हैं, और या फिर वो गलत कामों में पड़ते हैं, नशे की लत में पड़ते हैं और घर को और बर्बाद करते हैं। निश्चित रूप से भारत को एक अच्छे भविष्य के लिए बहुत अच्छे विजन की जरूरत है, और युवा विजन की जरूरत है, जो आपको एक अच्छा देश बनाने में मदद करेगी। और देश तो आप बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने कटनी की बात करती हूँ क्योंकि मैं कटनी की बेटी हूँ। तो मैं कटनी की बात करती हूँ कि कटनी के भी समस्त जनप्रतिनिधियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर, कि किस तरीके से ज्यादा आप इन चीजों से बच सकते हैं। आप राशन की चीजों में जो धांधली हो रही है उनको बचा सकते हैं। हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उनको बाकायदा आप उनकी सैलरी दिलवाइए, उनका काम कीजिए, तभी महिला सशक्त होगी। भूखे पेट कभी महिला या कोई भी पुरुष सशक्त नहीं हो सकता। सबसे पहली जरूरत है भरा पेट, तो सबसे पहले आपको ध्यान उस पे देना चाहिए, उसके बाद आप वैश्विक मुद्दे पे आइए। आपके पॉडकास्ट के ही माध्यम से मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसके हिसाब से कि आपके वेयर हाउस की अभी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। उस वैकेंसीज में महिलाओं का आरक्षण कहाँ है? महिलाओं को वैकेंसी कहाँ मिलेगी? कब उनको सशक्त बनाने के लिए आप उन वैकेंसीज में उनको भी नाम दीजिए, उनका भी एक आरक्षण रखिए। कब आप ये सब करेंगे? आप महिला आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी तरफ आपके सिर्फ बातों में ही आपका रुझान दिखता है, कामों में आपका कोई रुझान नहीं दिखता। आपको ऐसा लगता है कि आपने कह दिया हर महिला सशक्त होनी चाहिए, तो कहाँ है महिला सशक्तिकरण? आपके द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाती है उसमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? आपकी राजनीति में ही, आपकी भाजपा से ही मैं पूछती हूँ कि राजनीति में ही आपने कितनी महिलाओं को स्थान दिया है, कितनी महिलाओं को पावर दिया है, कितनी महिलाएं आपके यहाँ से मुख्यमंत्री बनती जा रही हैं, कितनी महिलाओं को आपने अध्यक्ष बनाया है, कितनी महिलाओं को आप सशक्त कर रहे हैं? यहाँ मुझे कहीं पे वो चीजें नहीं दिखती। सशक्तिकरण के नाम पे आपने केवल महिलाओं को दिया है अतिरिक्त महंगाई का बोझ, उनके बेरोजगार बच्चे, नशे में बढ़ता हुआ कारोबार, जिससे उस हर महिला का घर प्रभावित है जो भी यहाँ भारत में रह रहा है। आपने महिलाओं को दिया पूरी तरीके से महंगाई के साथ साथ जो जितना भी मेंटल स्ट्रेस है वो आज हर महिला झेल रही है, और चारों तरफ से झेल रही है, क्योंकि ऐसे ही महिला को होम मिनिस्टर नहीं कहा जाता। महिला की जिम्मेदारी सिर्फ घर के अंदर की नहीं, घर के बाहर की भी होती है। घर की हर कमी को महिला अपने ही अपनी एक कुशलता से, अपने नेतृत्व से उसको संभालती है और घर को संभालती है। जब इस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो महिला भी कहाँ जाएगी? कैसे वो उस चीज को संभालेगी? और यदि आप उसको रोजगार के अवसर नहीं देंगे
तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे सशक्त बनेगी? आप बोलते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यदि महिला सशक्त बनती है तो 6-6 महीने आप लोग उसका पेमेंट नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी में अगर सशक्त बनती है, आप 6-6 महीने उनका पेमेंट नहीं करते हैं। अगर महिलाएं छोटे-छोटे उसमें सरकारी उपक्रम में भी काम करती हैं, तो भी उनको निचले उपक्रम में तो आप जगह दे देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो भी आपको गिनती की महिलाएं मिलेंगी। आप मुझे बताइए महिला सशक्तिकरण के नाम पे एग्जैक्टली आप करते क्या हैं? मुझे ये चीज कहीं पर भी भाजपा की नहीं दिखती, और मैं बार बार भाजपा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो केंद्र में बैठा हुआ है ये जिम्मेदारी उसकी होती है। जब भी जो केंद्र में बैठा होगा सवाल भी उसी से पूछा जाएगा। इसलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में महिला सशक्तिकरण क्या है और आप उसमें कर क्या रहे हैं, मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो कहीं भी उसमें कोई भी आप लोगों के द्वारा किए गए काम नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं दिखते। आंगनबाड़ी की आपने बात करी, इसका पैसा कहाँ से जाता है? आंगनबाड़ी का जो पैसा है आपके ये नगर निगम के नगर उससे निगम है, से जाता है। नगर निगम से जाता है। हाँ अब जी। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या उनको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है? और अगर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी है, उनकी स्थिति, स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली महिला का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है एक फैमिली में, नॉट ओनली इन काम काज, फाइनेंस में भी बहुत सपोर्ट बिल्कुल करती है। उनको जब लगने लगता है कि नहीं देयर इज समथिंग जहाँ पे मेरे को भी सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, तो वो अल्टीमेटली जाके फिर 70% केसेस में, इंडियन सोसाइटीज में बात करो, वो जाके जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल। और गांव हो गया, क्षेत्रीय शहर जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय आंगनबाड़ी में ही उनका पहला फोकस आता है कि चलो इसमें हम अब तो मैं, क्योंकि अभी आप पहली बार तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी नहीं है, दूसरी बार है, दूसरा जी आपका जी। कार्यकाल है, आप तो देखते आ रही चीजों को। नगर निगम कितना सपोर्ट करता है, जिले स्तर की अगर मैं बात करूं, आंगनबाड़ी में? जी देखिए, जिले स्तर की कटनी नगर निगम तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। वहां पर हर चीज में इस कदर भ्रष्टाचार हावी है कि वहां जितने भी भाजपा समर्थक बैठे हैं वो खुद भी अपनी पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं, हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ आंगनबाड़ी की महिलाओं की ये तकलीफें कि ना तो उनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाती है, ना उनको कोई सुविधा दी जाती है। अगर आप आंगनबाड़ी में जाके देखते हैं तो बच्चों के लिए प्रॉपर सुविधाएं वहां पर नहीं है। वहां पर बैठने के लिए फट्टियां नहीं है जिसपे वो बैठते हैं, फटी चित्री फट्टियां हैं। आप जो मध्याह्न भोजन आता है आप उसको देखिए। बीच में हमारे कलेक्टर साहब आए थे जो मध्याह्न भोजन में जाकर कभी कभी चेक करते थे, और हर बार उन्हें अनियमितता पाई। उनके डर से चीजें ठीक हुई, लेकिन फिर से वही कटनी ढाक के तीन पात, आज वही मध्याह्न भोजन कैसा भी करके। जो अभी हाल में ही मैंने पेपर के माध्यम से जाना कि मध्याह्न भोजन का एक जो इन लोगों का मेन्यू होता है वो निश्चित होता है कि पर डे में ये बनना चाहिए, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। बच्चों को एकदम थर्ड क्वालिटी का खाना जा रहा है। आंगनबाड़ी की महिलाएं कई बार कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे चुकी हैं, जिसमें कई बार मैं भी शामिल हुई हूँ। इसलिए मुझे मालूम है उनकी तकलीफें। देखिए, आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं ना, वो महिला बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। तो उसकी वजह से भी उनको एक वो होता है कि यार चलो हमको जो काम मिल रहा हम करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे घर को संभालना, फाइनेंशियली हेल्प करना। और आंगनबाड़ी ज्वाइन करने के बाद भी उनको वो मतलब उस चीज का कोई वो नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं कोई मिल भी रहा। फायदा नहीं मिल रहा है कि वो कर तो रही है। एक मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे परिचित में ही एक है महिला है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है। वो उसको 6 महीने से आंगनबाड़ी में तनख्वाह नहीं मिली, और तनख्वाह नहीं मिली तो ठीक है, उसके बाद भी उस पर इतना पॉलिटिकल दबाव होता है कि अगर तुमने यहाँ वहां शिकायत करी तो तुमको हम बाहर निकाल देंगे। ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे कटनी का कि इतनी छोटी छोटी जगहों पर इतनी मेहनत करके जो हमारी महिला बहनें, हमारी रसोईया बहनें, हमारी टीचर बहनें जो काम कर रही हैं, उसका भी उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हो हम लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरीके से कर्जे में लद चुका है। सिर्फ इसी तरीके की योजनाएं जो आप बांटते चले जा रहे हैं, लेकिन आप मेहनत का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं? आप जनता को कामचोर बना रहे हैं। आप उनको मेहनत करना नहीं सिखा रहे। आप कह रहे तू बैठ, ये ले 1500 रुपए और इसमें अपना घर चला। तो जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाए, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल नहीं रही है। इससे आप क्या कर रहे हैं, हमारी महिला बहनों का मोरल डाउन कर रहे हैं।
वो सोच रही है हम काम करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वहां जाके भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और अगर हमने किसी से शिकायत करी तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी तो एक उम्मीद है कि शायद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन यदि मैंने कंप्लेन करी और मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जब युवाओं को नौकरी नहीं है तो बेचारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? आपका कोई अपील है उन महिलाओं से कि क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि आप में ताकत है, अभी आपने जेनजी की ताकत देखी, हमारी महिलाएं उससे दुगनी ताकतवर है, बशर्ते वो अपनी ताकत, अपने अधिकार, अपने हक और योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जाने, जो मैं अपने एनजीओ के माध्यम से ज्यादातर महिलाओं तक पहुंचाती हूँ। यदि महिला सशक्त बनना चाहती है, उसे अपने अधिकार पता होने चाहिए, उसे इतना शिक्षित होना चाहिए कि वो किसी शिक्षित व्यक्ति से या अपने हक के लिए वो लड़ सके, किसी शिक्षित व्यक्ति से अपने बारे में बता सके। हमारी महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो अपने आप को कमजोर समझ के किनारे हो जाती है कि ऐसा नहीं हो हम कुछ गलत बोल दें। आप गलत भी बोलेंगी तो आपको सुधार दिया जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगी ही नहीं तो कोई आपकी पीड़ा नहीं समझेगा। रोते बच्चे को भी दूध तब दिया जाता है जब वो रोता है। कुल मिला के मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि यदि आपको तकलीफ है, बोलिए, मुखर बनिए। अगर आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप उस चीज को नहीं भी लड़ पाए, पर हमारे जैसी बहुत सारी हमारी सामाजिक क्षेत्र में ऐसी महिलाएं हैं जो आपकी तकलीफ को सुन के आपके बगल में आपके बिना बोले खड़ी रहेंगी और आपकी मदद करेंगी और आपको आपका हक दिलाएंगी। तो निश्चित रूप से आपको मुखर तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगी नहीं तब तक आपकी तकलीफ कोई नहीं समझेगा। नहीं तो मतलब कांग्रेस के पास क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर मतलब कैसे मदद कर सकती है कांग्रेस? ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी है, आंगनबाड़ी वाली जो चीजें चल रही है, तो कितनी सैलरी होती है उनकी? आंगनबाड़ी वालों की अभी तो सैलरी देमान बढ़ाने के लिए ही उन लोगों ने वो किया था। 6,000 से 10,000 के बीच में उनकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। और आपको पता है आज के समय में वो पैसा स्कूल में नहीं लग पा रहा, फीस नहीं हो पा रही है बच्चों की उतने में। तो 6,000 से 10,000 की सैलरी है, वो भी हर महीने नहीं आ रही है। हर महीने नहीं आ रही है। इसमें कांग्रेस कैसे मदद कर सकती है उन महिलाओं की? देखिए, और आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? मैं तो एक बहुत फिर से आपको वही चीज कह रही हूँ काइंड ऑफ सजेशन कि हमारे पास जितनी भी ऐसी महिलाओं के फोन आते हैं, हम निश्चित रूप से उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और हम खुद उनके साथ जाते हैं कि आप चलिए देखिए कहाँ पर आपको परेशानी है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी महिलाओं से कहूंगी, आपको कहीं पर भी ये चीज आती है जहां आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, जहां पे आप परेशान हैं, हमारी कांग्रेस की पूरी महिला बहनें आपके लिए तैयार खड़ी हैं। आप आइए, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने हक को ले सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। तो रजनी जी, कौन सी ऐसी 3 सबसे इंपॉर्टेंट समस्याएं आपको लगती है जो सबसे पहले सरकार को देखना चाहिए, जिसपे एकदम पूरे तरीके से ये गवर्नमेंट जो है वो विफल रही है, अकॉर्डिंग टू यू? बीइंग अ वुमेन, 2 चीजों पे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक महंगाई जो बेहद जनता की कमर तोड़ चुकी है, दूसरी बेरोजगारी जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी उतरी हुई जेनजी आपको दिख रही है, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन टोटल फेल है, वो है सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है। चाहे आप महानगर देख लीजिए, आप छोटे शहर देख लीजिए, आप गांव देख लीजिए, जगह जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। शारीरिक शोषण बाहर तो छोड़ दीजिए, घर के अंदर भी हो रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। हाल में ही कटनी में भी कई मामले ऐसे आए, या कई बार मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से पीड़ित हुई हैं, लेकिन थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। वो पीड़ित हैं, लेकिन जो उनके साथ ये कर्म कर रहे हैं, वो उनके दबाव के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। कौन खड़ा है उनके लिए? आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, हर दिन रेप हो रहे हैं, हर दिन। आप 5 के आंकड़े बनाते हो और 20 रेप हो रहे हैं। 5 में से तो 5 में तो आप ये सब बताते हो जो फाइल हो रहे हैं, और जो फाइल नहीं हो रहे वो कहाँ जाते हैं? आज भी हमारी जो महिलाएं हैं वो सामाजिक दायरे में इस कदर से बंधी हुई हैं कि वो अपनी पीड़ा कह ही नहीं पाती, बता ही नहीं पाती कि किस तरीके से वो उनका उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है।
मानसिक रूप से आप ऑफिसेस में देखिए, प्राइवेट जॉब जहाँ करती हैं, इतना मेंटल प्रेशर, इतनी चीजें, उनके लिए आपने क्या नियम बनाए हैं? आपने शिफ्ट बनाई कि महिलाएं इस शिफ्ट से इस शिफ्ट तक रहेंगी, तो क्या महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं मिल रही है? अगर नाइट शिफ्ट मिल रही है तो फिर उनको उतनी सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती कि वो नाइट शिफ्ट के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर जा पाए? आज 6 महीने की बच्ची भारत में सेफ नहीं है। स्थितियां ये हैं यहाँ सुरक्षा की। मैं कहती हूँ ठीक है, आपने नियम बनाए, लेकिन उस नियम से उस पर्टिकुलर जो आप महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या उससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। और छोटी सी आप चीज देखिए, आपने देखा होगा महिला कांग्रेस अभी समय समय पर बहुत सारे रेपिस्टों के लिए सड़कों पे उतरी। एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी जी की आप बात कीजिए, आप बात कीजिए आपके जो कुश्ती संघ वाले थे, उनके लिए भी हम लोगों ने किया। ब्रजभूषण सिंह शरण, वो छूटे, जेल से छूट गए। आप क्या कर रहे हो? आप महिलाएं चीख चीख के रोड पे पड़ी हुई हैं कि, और वो महिलाएं, नॉर्मल महिलाएं भी नहीं, वो महिलाएं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, वो महिलाएं कह रही हैं ये पर्टिकुलर व्यक्ति, ये हमारा जो हेड है वो हमारा शोषण कर रहा है। कोई मानने तैयार नहीं है। आपने क्या उनको तत्कालिक निलंबित किया? नहीं किया। उल्टा उस व्यक्ति की जमानत होती है और वो व्यक्ति पूरी गर्दन उठा के बाहर आता है, और भाजपा के ही लोग नगाड़े बजाकर, ढोल बजाकर उनका स्वागत करते हैं। यह है हमारे यहाँ का कानून, यह है हमारे यहाँ की व्यवस्था। आप सोचिए कि जिस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, अभी हाल ही में हमने जो आपके नवनियुक्त शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने, उनका पुतला दहन किया कंगना राणावत के साथ। आप जानते हैं उनका पुतला दहन क्यों हुआ? जोशी जी का, प्रहलाद जोशी जी का। क्योंकि उन्होंने बिल्किस बानो प्रकरण में जो रेपिस्ट थे, जब वो बाहर निकले तो उनका स्वागत किया। आप समझ रहे हैं हमारा भारत कहाँ जा रहा है? कहाँ महिलाओं की सुरक्षा, कहाँ उनका सम्मान? आप सत्ता में हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं। आज भाजपा में बैठे 90% मंत्री रेपिस्ट, महिला शोषण के जो आरोपी हैं, बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हैं। क्या व्यवस्था है आपकी? आप क्या महिलाओं के लिए कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो। और मेरा आपसे सवाल है कि यदि आप महिलाओं को लेकर इतने ज्यादा आप उनके प्रति डिवोटेड हैं, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं सत्ता से निकालते? इन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों नहीं ऐसे लोगों को सजाए मौत देते आप? क्यों नहीं हर ऐसे व्यक्तियों, हर एक उत्पीड़ित महिला के लिए आप फास्ट कोर्ट लगाते? आप राजनीतिक व्यक्ति के लिए फास्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट लगाते हैं, बिल्कुल तुरंत फट से आपका वो होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो इससे दोषी हैं, जो आपके कारणों से पीड़ित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, उनके लिए क्या 20 साल निकल गए। बीच में एक केस ऐसा भी हुआ था, उसका पूरे परिवार एक एक करके उनको मार डाला गया, लेकिन उसको कुछ भी न्याय नहीं मिला। और आखिरी में जब न्याय मिलता है तो महिला अकेली खड़ी होती है। आप समझिए उस दर्द को, उस तकलीफ को, कि वो महिला किस डर के साए में जीती है, और वो फिर भी कितनी हिम्मत करके वो बाहर आती है कि मेरे साथ ये हुआ, मैं इसके लिए लड़ूंगी। आप कहाँ खड़े हैं उसके साथ? कहीं नहीं खड़े हैं आप। और वहीं आप देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारे शीर्ष नेता हमारे राहुल गांधी हर एक पीड़ित के पास पहुंचते हैं। वो एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो वास्तव में केवल बुद्धिजीवी नहीं है, जिनमें इंसानियत है, जिनमें मानवता है, जो हर ना केवल बोलते हैं बल्कि उन लोगों की, उस परिवार की उस तरीके से जाके मदद भी करते हैं, और लोगों को पता नहीं लगता। आज तक आपने कभी हमारे माननीय मोदी जी के पहले क्या कभी किसी को भी आपने इतना प्रचार करते हुए देखा है? इतना कभी किसी पे मीडिया का खर्चा हुआ है जितने हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं? अगर यही पैसा आप शिक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी, इन चीजों पे खर्च करेंगे तो आज भारत सच में अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पहुंचता, सुरक्षा में नंबर 1 पहुंचता, और हम सर उठा के कहते कि हाँ, हमारे प्रधान ने, क्योंकि देखिए प्रधान का जो पद होता है ना, वो एक पिता की तरह होता है, फिर उस पर कोई भी बैठे वो सम्माननीय होता है। आज अगर मैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष के पद पे बैठी हूँ तो मैं एक ऐसे पद पे बैठी हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी कांग्रेस की महिला, मैं अपने समाज की महिला, सबके लिए खड़ी हूँ, सबकी मेरे से आशा है। तो हमारी भी आशा हमारे प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री से है। वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, केवल अपना ही अपना गान, अपनी ही अपनी बातें, अपना ही पूरा एडवर्टाइजमेंट, उस पे आप पैसे खर्च करते हैं। आप कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी पे आप एक एक व्यक्ति से आपने पैसा लिया, आपने कहा जितना दान कर सको आप करो,
और हम लोगों ने, अरे आप बाहर मत जाइए, हमारे कटनी जैसे छोटे शहर में छोटे छोटे लोगों ने, मध्यम वर्गीय परिवारों ने, सबने अपने अपनी हैसियत के अनुसार दान किया। मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ। मैंने कोरोना के टाइम पे हमारे आसपास के जितने भी जानवर थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मैंने खुद खाना बना के उनको बंटवाया। हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता, इन लोगों ने खाना बंटवाया। आप यकीन मानिए, हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, वहां पर खाना बनता था, सबको खाना गुरुद्वारे से बंटता था, और वहां पे जो रोटियां बचती थी वो हम लोग लेके आते थे और बाकी जानवरों को वो रोटियां देते थे। क्या ये काम सिर्फ सामाजिक संस्थाओं का है? आप एक प्रधान पद पे बैठे हुए हैं, आपने सबसे पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? आपने उसको जारी क्यों नहीं किया? कितना पैसा कहाँ गया? किसी चीज का था पता नहीं है। मतलब आपका, आप प्रधान पद पे बैठे हैं तो आपका सिर्फ जो उद्देश्य है वो है मैं पैसा इकट्ठा करूं, खुद को ग्रूम्ड करूं, खुद के लिए पब्लिसिटी करूं, लेकिन जनता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सही मायने में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं विपक्ष में बैठी हूं इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं। एक महिला होने के नाते, एक बुद्धिजीवी, एक पढ़े लिखे होने के नाते, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं केवल उस बात को कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री के पास इन चीजों के जवाब ही नहीं है कि आप कर क्या रहे। कहाँ है महिला सुरक्षा? अगर महिला सुरक्षा है तो क्यों इतने रेप लगातार मध्य प्रदेश में, इतने लगातार रेप बढ़ते चले जा रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बच्चियां तो छोड़ दीजिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त जो महिलाएं हैं बेचारी, वो सुरक्षित नहीं है। कौन करेगा उनके लिए? आखिर आप मानव रूप में आप पैदा हुए हैं तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप दूसरों की मदद करें, ना कि उनको देखकर आप मुंडी घुमाकर चले जाएं या केवल ओहदे देखकर किसी की मदद करें। हमारा फर्ज है, हम समाज सेवा में उतरे हैं, हम राजनीति में उतरे हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि जिसको जरूरत हो आप वहां खड़े हो, उनकी मदद करें और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा गलत के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है। जो गलत है वो गलत है, और उसको सही करने के लिए हम हमेशा ही, चाहे हम सत्ता में आए और चाहे आज हम विपक्ष में बैठे, हम हर हाल में अपनी निष्ठा और समाज के प्रति अपनी सेवा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे उन लोगों के लिए जिनको हमारी जरूरत है। बस उनकी पुकार हम तक पहुंच जाए। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिसका आप मेरे को सिर्फ एक वर्ड में ओके। कीजिएगा। कोई रीजन नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है। पावर और पीस? पावर। साइलेंस और स्पीच? स्पीच। कैमरा या क्राउड? क्राउड। लीडर या लिसनर? लिसनर। ट्रूथ या ट्रेंड? ट्रूथ। ईगो या सॉरी? सॉरी। सॉरी। अमेज न्यूज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, अच्छे मुद्दे उठाने के लिए, और एक महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से मैं अपनी बातें दूर दूर तक महिलाओं को पहुंचा सकती हूँ। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से मुझे ये विश्वास है कि महिलाओं तक मेरी बात पहुंचेगी और मैं, अगर उनको कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगी। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। देखिए, आपने एक कॉम्बिनेशन दिया मुझे, स्पीच या साइलेंस। तो क्योंकि मैं एक लीडर की भूमिका निभा रही हूँ अपने समाज में, तो निश्चित रूप से मुझे स्पीच ही चुनना है, क्योंकि यदि मैं बोलूंगी नहीं तो व्यक्ति तक मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी और मैं महिलाओं तक वो चीजें नहीं पहुंचा पाऊंगी जो वास्तव में, जिस हिसाब से मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं इसी चीज से उनको बाहर निकालना चाहती हूँ कि वो साइलेंस से बाहर निकले और अपने लिए मुखर होकर बोले, अपने लिए आवाज उठाएं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीच चुना। उसके बाद आपने मुझसे पूछा लीडरशिप और लिसनर। मैंने उसमें आपसे कहा लिसनर। उसका रीजन ये है कि एक अच्छा लिसनर ही सबकी समस्याओं को समझ सकता है, सब चीजों को अच्छे से ग्रास्प करके उसका एक अच्छा जो आउटपुट है वो निकाल सकता है और लोगों की हेल्प कर सकता है। तो जिस जगह पे मैं हूँ वहां लीडर तो मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन यदि मैं अच्छी लिसनर नहीं होंगी तो मैं अच्छी लीडर कभी नहीं बन पाऊंगी। तो दैट्स वाई, अगर इन दोनों में से कुछ चीज हो तो मैं पहले सुनना पसंद करूंगी, देन आफ्टर लीडरशिप के हिसाब से मैं उस पर काम करना चाहूंगी। तीसरी चीज आपने मुझसे बोली, ईगो या सॉरी। अगर कहीं मेरी गलती है,
मैं ये बिल्कुल दिलेरी के साथ कहती हूँ, अगर मेरी कहीं गलती होती है तो मुझे सॉरी कहने में कहीं झिझक नहीं होती है। मैं बहुत ईजिली उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, ओके आई एम रॉन्ग, मुझे उससे कहीं पर भी मेरा ईगो क्लैश नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं कहीं गलत नहीं हूं तो सॉरी मेरी डिक्शनरी में नहीं आता है। अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो मैं उस चीज को साबित करूंगी कि ये मैं यहाँ पे गलत नहीं थी, आप इस चीज को समझिए। इस चीज को यदि ईगो व्यक्ति समझता है तो वो केवल सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरा अपना। लेकिन यदि मैं कहीं गलत हूं तो निश्चित रूप से सॉरी इज बेस्ट, चीजों को वहीं खत्म, इसलिए मैंने सॉरी चुना। ऐसा कौन सा सवाल है जो मीडिया आपसे नहीं पूछती है, तो आपको लगता है देखिए, कि ये जरूर उठाना चाहिए विपक्ष मीडिया में रहने के कारण मीडिया कोई ऐसे सवाल छोड़ती नहीं है जो वो हमसे ना पूछे। लेकिन मेरी मीडिया से एक शिकायत हमेशा होती है कि आप जो मुद्दे हमसे पूछते हैं वो चीजें आपको पक्ष में बैठे व्यक्ति से पूछनी चाहिए। आज की डेट में नगर निगम में हर वार्ड में भूमि पूजन हो रहा है, ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। आप बताइए काम कितनी जगह हो रहा है, काम यदि हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता क्या है। आप बता रहे हैं कि पानी आप सब जगह दे रहे हैं, पानी के लिए हमने, हमारी महिला कांग्रेस, हमारे सेवा दल ने मिलकर हम लोगों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया था। आज की डेट तक घर घर में पानी नहीं आ रहा है। जो 90 रुपए हम देते थे आज हम उसके 150-200 रुपए महीने के दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, नाली कीड़े भरे हुए हैं उसमें। ये सब सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछती है? क्यों नहीं पूछती है पुलिस वालों से ये सवाल कि जगह जगह जो पैकारियां खुली हुई हैं, अव्वल तो उनको खुलनी नहीं चाहिए हर मोहल्ले में, और यदि वो खुली हुई है तो उस शराब की दुकान के बाहर लोग बैठ के पीते हैं, वहां पर पुलिस क्यों नहीं बैठी हुई है? वहां क्यों पुलिस पीट करके खड़ी हो जाती है या वहां से गायब है? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? ये सब सवाल मुझे मीडिया से हमेशा इस चीज का एक वो होता है, मलाल होता है कि आप ये सब सवाल क्यों नहीं पूछते। आप ये सवाल पूछिए, इन सवाल के उत्तर लीजिए और इन सवाल के उत्तरों को वायरल कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए कि हमारा जो जिम्मेदार प्रतिनिधित्व है वो उसके बारे में क्या क्या वो रखता है। आप 10 पेटी शराब पकड़ते हैं, आप पूरे मीडिया में डालते हैं, इतनी लाखों करोड़ों की शराबें यहां से वहां जा रही हैं, शराब की दुकान के बाहर लोग बैठे पी रहे हैं, वहां के माहौल को खराब कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। और विपक्ष में होने के नाते आप हमारे कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो समय समय पर हर हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं बोलता है। लेकिन ये काम किसका है? जो सरकार बैठी हुई है, जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए अगर कटनी को साफ, सुंदर और अनुशासन युक्त बनाना है तो मेरी मीडिया से, आपके माध्यम से मीडिया से ये भी मेरी एक निवेदन है कि कृपा करके इन मुद्दों पे भी मुखर होइए। ये मत बताइए कि कितने भूमि पूजन हुए, ये बताइए कि उस पे कितने काम हुए। आप ये मत बताइए कि इतनी सड़कें बनी, आप ये बताइए कितने महीने चली। आप ये मत बताइए कि शराब की दुकानें इधर खुली उधर खुली सब जगह। आप ये बताइए वहां कितनी पुलिसिंग चलती है। आप ये मत बताइए मर्डर हुआ, आप ये बताइए क्यों हुआ। नशे में धुत हुआ, वो नशा कहाँ से मिला उनको? वही शराब की दुकानों के बाहर बैठ के पी रहे, वहां कोई पुलिस प्रशासन क्यों नहीं खड़ा हुआ है? क्यों नहीं उनके लिए कोई काम होता है? आप ये मत बताइए कि नगर निगम ने सारी जगह बैरिकेड लगाए। आप ये बताइए कि वो पतले जो प्लास्टिक के डंडे हैं वो एक किक में नीचे गिर रहे हैं। वो पैसा भ्रष्टाचार को जो जा रहा है, वो पैसा वो हम हमारे जनता का है, हम लोगों का है, जो टैक्स हम देते हैं। उसके लिए सवाल कौन करेगा, कौन बोलेगा? तो हम देखिए, हम लोग सवाल उठा सकते हैं लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाना मीडिया का काम है। और हमारी मीडिया, कटनी की मीडिया, ये भी है कि बहुत सपोर्ट भी करती है इन चीजों में। लेकिन ये सवाल यदि वो खुद भी पूछेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को बल मिलता है और हम अपने कटनी को और अधिक सुव्यवस्थित बना सकते हैं। और जो ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं वो उन चीजों से डरेंगे कि कहीं ना कहीं अब जनता मुखर हो रही है, हमसे सवाल पूछ रही है, हमको ये चीज सोच के करना चाहिए। आपका सवाल नगर निगम से या प्रीति सूरी से? देखिए, मेरा सवाल प्रीति सूरी से नहीं है, मेरा सवाल मेयर की कुर्सी में बैठे हुए प्रतिनिधि से है। अब वो इस समय प्रीति सूरी बैठी है तो आप कह सकते हैं। मेरा मेरा विरोध ना तो यहाँ के विधायक से है, ना यहाँ के महापौर से। मेरा सवाल है उस कुर्सी में बैठे हुए प्रतिनिधि से, वो कोई भी हो। मेरा सवाल है उनसे कि उनकी जिम्मेदारी है। क्या कटनी में आपको कोई ऐसी जगह नहीं दिखती जहां पर विधायक निधि से उसको ठीक किया जा सके, उसको बनाया जा सके? कहाँ जा रहा है पैसा? क्या कर रहे हो आप? प्रीति सूरी मैडम से आज आप बैठे हुए हो, आप महिला सशक्तिकरण की एक जगह पर बैठे हुए हो, पावर वाली जगह पे बैठे हो। आप कटनी के लिए क्या कर रहे हो? आपकी नजरों के सामने सड़कें बन रही हैं और वो 2 महीने भी नहीं चल रही हो, टूट रही है।
तो आपने बातें की हैं प्रीति सूरी मैडम से? कई बार, अरे हम लोग विपक्ष में बैठ के हम लोग बाहर आए दिन इसी चीज के धरने वो देते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, हाल में ही जब हमने नगर निगम के बाहर मटका बजाते हुए गंदे पानी के लिए प्रदर्शन किया, तो वहां कोई हम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। नगर निगम कमिश्नर जो स्वयं एक महिला है, तपस्या परिहार जी, पूरी महिलाएं बाहर बैठी थी और वो किनारे से निकल गई, वो नहीं आई। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया। जब भी कोई अपनी शिकायत लेके महिलाओं का एक ग्रुप वहां जाता है या किसी का एक ग्रुप जाता है, आप किनारे से निकल जाते हो। क्यों? आप जिस जगह पे बैठे हो, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप पीड़ित व्यक्ति या आपकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में जो भी चीजें आती हैं, आप उसका जवाब दीजिए, उसका संज्ञान लीजिए, ना कि आप किनारे से निकल जाएं। तो मैडम की तरफ से आपके पास क्या आया था जवाब? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। सब किनारे से निकल जाते हैं। जब भी सवाल होता है ना, हमारे यहाँ की दुर्भाग्य यही है, हमारे कटनी का। मैं बहुत दूर नहीं जाती, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, मैं कटनी की बहुत छोटी सी जगह की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छाई की शुरुआत अपने घर से होती है ना। कटनी मेरा घर है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहीं के लिए सवाल पूछूंगी। बाद में जाऊंगी मैं जबलपुर, बाद में जाऊंगी भोपाल, बाद में जाऊंगी दिल्ली। मुझे आप तो कटनी के जवाब दे लो, कटनी में क्या चल रहा है, कैसे जो आपके आनंदम कुटी वाले जो खुले थे नगर निगम की जगह से, नगर निगम से जो फ्री में खाने 1 रुपए में जो खाना दिया जाता था, वहां की स्थिति जाके देख के आइए, कितने दिन खुल रहा है वो, कितने दिन खुल रहा है, कौन पूछने वाला, कौन जिम्मेदार है उसका, कितने दिन खुलता है वो, नहीं खुल रहा। राशन में कहीं पर नमक का पैसा लगता है, कहीं पैसा नहीं लगता। कभी 3 महीने में राशन की दुकान नहीं खुलती, कभी किनारे से वो दुकानों पे आप राशन की दुकानों का जो चावल होता है वो आप दूसरी दुकानों में खरीद लो, किराने की दुकान में खरीद लो। स्थितियां ये हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय है कटनी की जनता को जागने का। मैं एक चीज जानती हूं, अगर विपक्ष में बैठने के बाद मैं अगर किसी चीज के लिए मुखरता से चीज बोल रही हूं, तो निश्चित रूप से कम 5 या 6 लोग तो ऐसे जगह होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे। मैं हमेशा इस चीज को सोचती हूँ, आप चलते चलिए, सही राह पे चलते चलिए, काफिला बनता जाएगा। और मैं इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत कम, अब धीरे धीरे लोग आते चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बस आप चलते जाइए, एक जज्बा होना चाहिए आपको काम करने का, सही के लिए लड़ने का और अन्याय को रोकने का। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाते हैं। बस अपना ध्येय बनाकर रखिए। तो क्या आने वाले समय में यहाँ पे कुछ वैसी चीजें, मतलब एक रणनीतिक तौर पे दिखने को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, जिससे 100% बहुत सारा कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। देखिए, अभी फिलहाल की डेट में आप देखिए, हर 1-2 दिन में कांग्रेस का कुछ ना कुछ प्रदर्शन हो रहा है, चल रहा है। साथ में हम लोग साइड से भी लोगों से मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, अभी आपने कुछ समय पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप लोग कैसे महिलाओं से मिलते हैं, कैसे क्या करते हैं। हम लोग अलग अलग जाकर भी महिलाओं में, आप देखिए, अभी आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, हमारे कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे पदाधिकारी जगह जगह पर जाते हैं। और इस समय सोशल मीडिया एक इतना अच्छा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप कटनी में बैठ के दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आपकी बात सही पर आधारित हो। तो हमारे कांग्रेस का एक एक जाबाज कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, सब लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। और हम सब एक साथ तो खड़े होते ही हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय पे इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको कटनी में देखने मिलेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। बहुत बिजी हैं आप, काफी फोन कॉल्स आए, और फिर से हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज का दिन शायद बहुत ही बढ़िया था जी, बहुत अच्छा हमको था। समय भी दिया, और आज ही आप जिला अध्यक्ष भी बन गए वापस से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।